हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था भारत में मुगल सत्ता की स्थापना और साथ ही मुगल इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में। टीच योर सेल्फ की इसी श्रृंखला को हम आगे जारी रखते हैं और आज अध्ययन करेंगे मुगल वंश के जो भारत में संस्थापक हैं, बाबर। बाबर के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था, आप जानते ही हैं। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर उसने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की थी। यानी बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में अब दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक को हरा दिया है, इब्राहिम लोदी को, और भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी है, मुगल राज्य की स्थापना कर दी है। सिर्फ पानीपत युद्ध से ही काम नहीं चला। पानीपत के युद्ध से बाबर ने राज्य स्थापना की जो प्रक्रिया आरंभ की है उसको पूरा किया है खानवा और घाघरा युद्धों ने। यानी खानवा और घाघरा के युद्धों के पश्चात ही जो है बाबर स्थायी रूप से अब भारत पर उसकी पूरी पकड़ हो गई है और इन तीन युद्धों के परिणाम स्वरूप ही बाबर भारत में मुगल राज्य की जो है नींव रख सका। बाबर के संपूर्ण जीवन 1483 से लेकर 1530 को सुविधा अनुसार हम तीन भागों में जो है विभक्त कर सकते हैं। आरंभिक आरंभिक जीवन और काबुल की विजय, यानी बाबर का जो है आरंभिक आरंभिक जीवन किस प्रकार का था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरे भाग में हम बाबर का जो है काबुल के शासक के रूप में हम उसका अध्ययन करेंगे और साथ ही लास्ट तीसरे भाग में हम बाबर की भारत में कौन कौन सी गतिविधियां रही उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पहले अध्ययन कर लेते हैं हम बाबर का आरंभिक जीवन किस प्रकार का था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसका जन्म शुक्रवार को हुआ था 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के एक छोटे से राज्य फरगना में। फरगना जो है उज्बेकिस्तान देश में है। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार था। बाबर का पिता तैमूर का वंशज था और उसकी माता चंगेज खान की वंशज थी। अतः बाबर में भी जो है तुर्की एवं मंगोल गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण पाया जाता है। बाबर चगताई तुर्क था। बाबर कौन था? बाबर चगताई तुर्क था, परंतु उसका वंश मुगल वंश भी कहा जाता है। यानी उसके वंश को हम मुगल वंश कहते हैं, इसलिए भारतीय इतिहास में इसका जो वंश है वो मुगलिया वंश कहलाता है। साथ ही तैमूरी वंश भी, तैमूरी वंश के नाम से भी हम जानते हैं। बाबर का जो वंश है वो मुगलिया वंश और तैमूरी वंश के नाम से जाना जाता है। तैमूर की मृत्यु के पश्चात उसका विशाल साम्राज्य उसके और चंगेज खान के अनेक वंशजों में विभक्त हो गए। यानी तैमूरलंग की जब मृत्यु हो गई तो उसका जो राज्य है, विशाल जो साम्राज्य है, वो उसके वंशजों और साथ ही चंगेज खान के वंशजों में विभक्त हो गया। अब बाबर के पिता को कौन सा राज्य मिला? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा को फरगना का एक छोटा सा राज्य मिला। यानी सबको मिल रहा है राज्य, तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा को भी एक छोटा सा राज्य मिल गया फरगना का। फरगना जो है कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। उमर शेख मिर्जा अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था। यानी फरगना छोटा सा राज्य है, कोई भी शासक जो है छोटे राज्य से संतुष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार उमर शेख मिर्जा भी अपने छोटे से राज्य फरगना से संतुष्ट नहीं है। वह अपने राज्य का क्या करना चाहता है? वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसकी प्रतिद्वंदिता अपने भाई और समरकंद तथा बुखारा के शासक अहमद मिर्जा से थी। यानी कि अब वो अहमद मिर्जा से समरकंद और बुखारा को हड़पना चाहता है। बुखारा भी कहां पर है? आपके उज्बेकिस्तान में। उसके संबंध अपने अन्य भाइयों एवं संबंधियों से भी अच्छे नहीं थे। अच्छे नहीं होंगे क्योंकि अब वो अपनी जो उमर शेख मिर्जा जो है वो क्या करना चाहता है? अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो अपने आस पड़ोस के जो भाइयों के राज्य हैं, समरकंद है, बुखारा है, उनको प्राप्त करना चाहता है। तो इनके भाइयों से इनका संबंध अच्छा नहीं होगा। साथ ही इनके जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनके साथ भी जो है उमर शेख मिर्जा का संबंध अच्छा नहीं था। अतः फलतः अहमद मिर्जा और महमूद खान ने 1494 में फरगना की राजधानी अंदीजान पर संयुक्त रूप से आक्रमण कर दिया। यानी कि जो इसके संबंधी थे, एक तो इसका खुद भाई है अहमद मिर्जा और साथ ही इसका एक और दुश्मन महमूद खां, इन दोनों ने क्या किया? मिलकर फरगना पर अटैक किया 1494 में। और इस दुर्घटना में जो है उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। यानी बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। और बाबर जो उस समय था वो सिर्फ 12 वर्ष का था। 12 वर्ष भी उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी, यानी लगभग 12 वर्ष का हो रहा था। 1494 में जो है अब बाबर बाबर के पिता की मृत्यु हो गई है।
बाबर के पिता की मृत्यु के बाद बाबर बनता है कहाँ का राजा भाई? बाबर बनता है फरगना का शासक। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर 1494 में फरगना का राजा बना। उसके समक्ष अनेक समस्याएं थी। शासक बनने से पहले भी उसका आरंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता, यानी राजा बना उससे पहले भी जो है उसकी जो जीवन है, उसका आरंभिक जीवन वो कठिनाइयों में व्यतीत हुआ था। उसकी जो शिक्षा है, शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो सका। उसकी शिक्षा भी जो है अच्छी तरह से नहीं बीती। तथापि उसने सैन्य एवं लेकिन फिर भी उसने सैन्य और प्रशासनिक शिक्षा को जो है अच्छी तरह से सीखा और साथ ही तुर्की और फारसी भाषाओं का उसने जो है अध्ययन कर लिया था। सैन्य शिक्षा उसकी अच्छी रही, प्रशासनिक शिक्षा उसकी अच्छी रही, यानी प्रशासन के संबंध में उसने बहुत अच्छा ज्ञान ग्रहण कर लिया। साथ ही तुर्की और फारसी भाषाओं का अध्ययन कर लिया बाबर ने। कठिनाइयों में पलने से उसके चारित्रिक गुणों का विकास भी हो चुका था, यानी कठिनाइयों में कोई भी जीता है तो उसके जो है वो मजबूती से ही जीता है ना, मजबूत आधार प्रदान होता है, यानी चारित्रिक गुणों का जो है उसका अच्छा विकास हुआ। उसमें जो है व्यवहारिकता, कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता जैसे गुणों का समावेश हुआ, यानी अच्छे गुण उसमें आए। व्यवहारिकता, किस प्रकार जो है लोगों के साथ बातचीत करनी है, व्यवहार का तरीका जो है, आचरण शिष्टाचार का जो अच्छा तरीका आया। साथ ही कूटनीतिज्ञता, दूरदर्शिता जैसे गुणों का उसमें समावेश हो चुका था। अतः शासक बनते ही उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अब यानी कि अब राजा बन गया है 1494 में, मात्र 12 वर्ष की आयु में, तो अब उसने अपनी स्थिति को जो है सुदृढ़ करने का प्रयास किया। जिस समय बाबर गद्दी पर बैठा उसे सबसे अधिक खतरा अपने संबंधियों से ही था। संबंधियों से ही होगा क्योंकि बाबर के पिता ने, उमर शेख मिर्जा ने जो है अपने संबंधियों से बैर भाव रखा। इस कारण जो है बाबर को भी अब ये जो है आपके दुश्मनी है वो विरासत में मिली है। तो सबसे ज्यादा खतरा बाबर को किससे है? अपने संबंधियों से ही है। उसके संबंधी उसके राज्य पर आक्रमण की योजनाएं बना रहे थे, यानी उसके जो संबंधी हैं, अभी हमने पढ़ाई है, यानी जो इसके संबंधी हैं, एक तो इसका खुद का चाचा हो गया वो, और महमूद खां, अहमद मिर्जा और महमूद खां, ये दोनों इस फरगना पर जो है आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। अब बाबर के सामने दो स्पष्ट लक्ष्य थे, अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार। अब बाबर सोच रहा है कि अब ये संबंधी ही हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो हमें अपने राज्य फरगना की सुरक्षा करनी चाहिए और फरगना का विस्तार करना चाहिए। बाबर ने अब इस पर ध्यान दिया। तो सर्वप्रथम उसने फरगना की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया, यानी अब उसका जो राज्य है, पैतृक राज्य फरगना, फरगना की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया। अपने राज्याभिषेक के पश्चात उसने अपने चाचा और समरकंद और बुखारा के शासक अहमद मिर्जा से समझौते का प्रयास किया, यानी कहा कि हम अहमद मिर्जा से मिला और कहा कि भाई हम समझौता कर लेते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है। यानी अब ये फरगना राज्य को जो है सुदृढ़ मजबूती प्रदान करने के लिए, ये भाई हम आपसी कलह नहीं रखें तो हमारे राज्य का अच्छा विकास होगा। इस कारण इसने जो है अपने चाचा से समझौते का प्रयास किया, परंतु बाबर का यह प्रयास असफल सिद्ध हुआ, यानी ये अहमद मिर्जा जो है बाबर के साथ समझौते करने के पक्ष में नहीं है। अहमद मिर्जा और महमूद खान ने फरगना पर आक्रमण जारी रखा, यानी इन्होंने कहा हम तो फरगना पर ऐसे ही आक्रमण करेंगे, यानी इन्होंने समझौता नहीं किया। परंतु शीघ्र ही परिस्थितिवश विवश होकर उन्हें समरकंद और ताशकंद जो है लौट जाना पड़ा, यानी ये अहमद मिर्जा और महमूद खान जो है शीघ्र ही जो है वापस लौट गए। बाबर के लिए यह सौभाग्य सूचक था, यानी अब ये एक संकट टल गया कि अहमद मिर्जा और महमूद खां अब यहाँ फरगना पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। तो बाबर जो है इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। उसका राज्य बाह्य आक्रमणों के खतरों से बच गया। अब जो है बाह्य आक्रमणों का उस पर डर नहीं रहा। बाबर ने इस सुअवसर का लाभ उठाकर अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ की, यानी अब बाहरी आक्रमण का कोई खतरा नहीं है, तो अब आंतरिक जो स्थिति है राज्य की उसको सुदृढ़ करने का प्रयास अब कर रहा है बाबर। प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए गए, यानी प्रशासन की जो है इसने अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी, तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें उसने आवश्यक सुधार किए जो सुधार करने चाहिए, तथा प्रभावशाली सरदारों और प्रजा को अपना समर्थक बनाने का प्रयास किया, यानी कि जो प्रयास जो है वो बाबर द्वारा किया गया। बाबर ने जो है अपने प्रभावशाली सरदार थे उनको अपने पक्ष में लिया, साथ ही जनता को भी जो है प्रजा को भी अपना समर्थक बनाया। फरगना और समरकंद का हाथ से निकल जाना, देखिए किस प्रकार होता है ये। फरगना की स्थिति सुधारने के पश्चात बाबर ने राज्य विस्तार की तरफ अपना ध्यान दिया। अब यानी फरगना पर जो है अब अहमद मिर्जा और महमूद खान ने अब आक्रमण करना बंद कर दिया है, तो अब फरगना की स्थिति सुधर गई है। अब बाबर जो है अब क्या करना चाहता है, राज्य विस्तार की तरफ ध्यान दे रहा है, यानी अब अपने राज्य को जो है बड़ा करने की सोच रहा है।
बाबर तैमूर की राजधानी समरकंद, यानी जो महान शासक हुआ है तैमूरलंग, उसकी राजधानी कौन सी थी? समरकंद। अब उस समरकंद पर अटैक करना चाहता है कौन? बाबर। समरकंद जो है फरगना की सीमा के निकट था, यानी समरकंद जो है ये फरगना की सीमा के पास में ही है। इस पर अधिकार हो जाने से पश्चिम की तरफ से फरगना के राज्य की सुरक्षा हो जाती, यानी इसने सोच लिया कि यदि मैंने समरकंद पर अधिकार कर लिया तो फिर पश्चिम की तरफ से मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी, यानी फरगना राज्य जो है पश्चिम की तरफ से अब सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन वो समरकंद पर अधिकार करने के बाद होगा, अभी ये सोच ही रहा है। इसके अतिरिक्त समरकंद जो है ये उस समय कला, संस्कृति, शिक्षा का केंद्र भी था, यानी वहां पर अच्छी प्रकार की शिक्षा यानी कला का भी महत्वपूर्ण जो है स्थान था। ये समरकंद पर अधिकार हो जाने से बाबर की जो प्रतिष्ठा है और शक्ति में वृद्धि हो जाती, यानी बाबर सोच रहा है कि यदि भाई समरकंद पर अधिकार हो जाएगा तो मेरी इज्जत में वृद्धि हो जाएगी, मेरी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, यानी मेरा जो राज्य है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। समरकंद पर अधिकार करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि अहमद मिर्जा यानी इसके जो चाचा ने बाबर के पिता एवं स्वयं बाबर को भी परेशान किया था, यानी इस अहमद मिर्जा ने जो है बाबर को भी परेशान किया, साथ ही बाबर के पिता को भी परेशान किया था। इसलिए इस कारण जो है ये समरकंद को जो है फरगना राज्य में मिलाना चाहता है बाबर। इसलिए बाबर ने जो है समरकंद विजय की योजना बनाई। 1496-97 में उसने 2 बार समरकंद पर आक्रमण किया। पहले 1496 में, फिर 1497 में इसने समरकंद पर कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार आक्रमण किया, लेकिन वो इसका जो है पहला प्रयास तो विफल हुआ, परंतु दूसरी बार वह समरकंद पर अधिकार करने में सफल हुआ। यानी 1496 वाले आक्रमण में वह सफल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार आक्रमण किया समरकंद पर तो वह सफल हुआ। दुर्भाग्यवश समरकंद पर 1497 की विजय अस्थायी सिद्ध हुई। समरकंद पर उसने करीब 3 महीनों तक कब्जा बनाए रखा। इसी बीच फरगना के विद्रोह की सूचना प्राप्त कर वहां के विद्रोह को दबाने के लिए वह फरगना गया, यानी इसने समरकंद पर अधिकार तो कर लिया लेकिन सिर्फ 3 महीनों तक वहां पर शासन कर रहा था। इसी बीच उसे फरगना में, यानी उसका जो पैतृक राज्य है फरगना, वहां पर विद्रोह की सूचना मिल गई। जब वहां विद्रोह को दबाने गया तो पीछे जो है क्या हुआ? समरकंद से हटते ही बाबर की सत्ता वहां समाप्त हो गई, यानी जैसे ही ये समरकंद को छोड़कर फरगना गया, पीछे से समरकंद पर जो है वापस इसकी बाबर की सत्ता हट गई, यानी वापस इसके विद्रोहियों की सत्ता आ गई। किस पर? समरकंद पर। इधर फरगना की राजधानी अंदीजान पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था और फरगना भी इसके हाथ से निकल गया, यानी समरकंद से ये गया फरगना में अपने जो है राज्य में विद्रोह को दबाने के लिए फरगना गया, तो पीछे से समरकंद पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। उधर फरगना पहुंचा नहीं, उससे पहले ही फरगना पर जो है विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। इस प्रकार बाबर के हाथों से समरकंद के साथ साथ फरगना का राज्य भी निकल गया, यानी बाबर के पास अब कुछ नहीं है। बाबर यानी फरगना से भी गया और समरकंद से भी गया। यही हमारा हेडिंग था कि फरगना और समरकंद का बाबर के हाथ से निकल जाना, यानी दोनों जो राज्य थे, एक तो फरगना और दूसरा समरकंद, दोनों ही बाबर के हाथ से निकल गया। अब बाबर का क्या आएगा? राजनीतिक निर्वासन, यानी बिना राज्य का राजा है अब ये बाबर, यानी इसके पास न तो फरगना राज्य है और न ही इसके पास समरकंद है। यानी अब बाबर के दुर्दिन आ गए हैं, यानी बहुत ही बुरे दिन आ गए हैं। वह राज्य विहीन शासक बना रहा, यानी बिना राज्य का राजा, राज्य विहीन शासक, यानी ऐसा राजा जिसके पास राज्य ही नहीं है ना। बाबर राजा तो है लेकिन न इसके पास फरगना राज्य है और न ही समरकंद, दोनों ही हाथ से निकल गए हैं। उसका अधिकार सिर्फ खोजंद नामक छोटे से पहाड़ी प्रदेश पर बना रह सका। खोजंद वर्तमान जो है तजाकिस्तान देश में है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना छोटा क्वेश्चन। खोजंद नामक, यानी बाबर के हाथ से समरकंद और दोनों ही निकल गए, फरगना और समरकंद। उसके बाद में बाबर के पास कौन सा राज्य बचा रहा? तो छोटा सा एक स्थान है, पहाड़ी प्रदेश है खोजंद, वर्तमान में तजाकिस्तान देश में है। ये भी मध्य एशिया में आता है। खोजंद फरगना समरकंद के आसपास ही इलाके में है खोजंद से, यानी एक छोटे से क्षेत्र खोजंद पर जो है इसका अधिकार बना रहा। उसके समर्थकों एवं सहयोगियों ने उसका साथ छोड़ दिया, यानी अब राजा के पास कुछ है ही नहीं तो उसके समर्थक क्यों रहेंगे, यानी इसके समर्थक और जितने भी सहयोगी थे बाबर का जो है इन सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया। बाबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा, भटकता रहा। उसकी स्थिति का उल्लेख इतिहासकार फरिश्ता ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है। फरिश्ता क्या कहता है बाबर के बारे में कि भाग्य की गेंद यानी किस्मत की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति वह जो है यानी बाबर इधर उधर मारा फिरा, यानी वह कभी इधर भटकता रहा तो कभी उधर भटकता रहा, जैसे समुद्र के किनारे कंकड़ धक्के खाते फिरते हैं। यानी फरिश्ता बाबर के बारे में यह कहता है
जब बाबर के हाथ से समरकंद और फरगना निकल गया, तब फरिश्ता बाबर के बारे में कहता है कि किस्मत की गेंद और शतरंज के बादशाह की तरह वह कभी इधर भटकता रहा तो कभी उधर भटकता रहा, जैसे समुद्र के किनारे कंकड़ जो है धक्के खाते फिरते हैं, इस प्रकार ये फरिश्ता ने जो है बाबर के बारे में लिखा है। तो छोटा कोटेशन ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम पेपर में। परंतु इस विकट परिस्थिति में भी बाबर ने अपना धैर्य एवं साहस नहीं खोया। बहुत ही साहसी व्यक्ति था, धैर्यवान था, तो इसने अपना साहस नहीं खोया। वह अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहा। यानी इसने कहा कि एक बार हार नहीं मानी इसने, यानी कि अभी भी ये सोच रहा है कि मुझे जो है फरगना और समरकंद वापस मिल जाएगा, यानी ये अपना धैर्य नहीं खो रहा है। तो भाई धैर्य नहीं खो रहा है तो इसको इसका फल वापस मिलेगा। 1498 में वह पुनः फरगना पर अधिकार कायम कर सका। यानी एक बार फिर 1498 में वह क्या करेगा भाई, पुनः फरगना पर जो है अधिकार कायम कर सका। परंतु इस बार भी भाग्य ने पूरी तरह बाबर का साथ नहीं दिया। फरगना पर उसकी पकड़ स्थायी नहीं हो सकी। यानी फरगना के बारे में थोड़ा सा इसने जो है फरगना को जीता, 1.5 महीने, फिर वापस इसके हाथ से निकल गया फरगना भी। 1500 में फरगना उसके हाथों से निकल गया। यानी 2 साल तक, 1498 से लेकर 1500 तक 2 साल तक जो है बाबर ने फरगना पर अधिकार किया, लेकिन फरगना फिर वापस हाथ से निकल गया तथा बाबर का घुमक्कड़ जीवन यानी घूमते फिरते रहने का जो जीवन है वो एक बार फिर जो है आरंभ हो गया। यानी कि राजनीतिक निर्वासन का काल अभी भी जारी है। बाबर के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी घबराता नहीं था। यानी घबराने वाला राजा यह नहीं है, तभी तो यह सफल रहा है। उसने अपने राज्य को पुनः हस्तगत करने का प्रयास जारी रखा। यानी उसने अपने राज्य को जो है प्राप्त करने की जो है पूरी कोशिश की, यानी उसको प्राप्त करने का प्रयास जो है वो जारी रखा। 1500 से लेकर 1501 में बाबर ने उज्बेक नेता सैबानी खां, उज्बेक नेता, उज्बेक सरदार कह सकते हो, सैबानी खां को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया। यानी अब फिर एक बार जो है फरगना एक बार पुणे हाथ से निकल जाने के बाद इसने उज्बेक नेता सैबानी खां को पराजित कर किस पर अधिकार किया, समरकंद पर, 1501 में। वहीं उसने अपनी चचेरी बहन आयशा, इसकी चचेरी बहन है जिसका नाम क्या है भाई, आयशा, आयशा से शादी भी की, है ना, समरकंद को जीतने के बाद की शादी। यानी अब इसके पास में 2 चीजें आ गई है, एक तो समरकंद का राज्य आ गया है, साथ ही अपनी चचेरी बहन आयशा से शादी भी कर ली है। दुर्भाग्यवश न तो बाबर की शादी और न ही समरकंद की विजय स्थायी रही। अब समरकंद जैसे ही हाथ से निकला तो आयशा भी हाथ से निकल गई। आयशा ने कहा तेरे पास राज्य ही नहीं है, तो अब मैं यार तेरे पास रुक कर क्या करूंगी। आयशा ने बाद में उसका साथ छोड़ दिया। यानी समरकंद हाथ से निकला तो आयशा ने जो है बाबर का हाथ जो है साथ छोड़ दिया। सैबानी खान ने भी कुछ ही महीनों के अंदर सर ए पुल नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में बाबर को जो है पराजित कर उसे समरकंद से भागने पर मजबूर कर दिया। यानी कि एक युद्ध हुआ जिसका नाम है सर ए पुल का युद्ध। इस युद्ध में जो है क्या हुआ भाई, आपके सैबानी खान ने, जो उज्बेक सरदार है, उज्बेक नेता है सैबानी खान, जो पहले समरकंद का शासक था, इसने वापस जो है बाबर को कुछ ही महीनों में बाबर को सर ए पुल नामक स्थान पर हुए युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया और बाबर को समरकंद से भागने पर मजबूर कर दिया। उसे पुनः कंटीली राहों पर भटकना पड़ा। यानी बाबर पुनः राजनीतिक निर्वासन में ही रहा। यानी अब वापस राजनीतिक निर्वासन में आ गया। यानी राजनीतिक निर्वासन के दौरान इसने समरकंद पर अधिकार किया था 2 साल में, लेकिन समरकंद आपके फरगना पर अधिकार किया था, फरगना भी हाथ से गया। समरकंद पर अधिकार किया, समरकंद भी गया। आयशा से शादी की, आयशा भी गई, सब कुछ गए। राजनीतिक निर्वासन जो है बहुत ही कंटीली राहों पर इसे भटकना पड़ा। इसके बाद है काबुल पर अधिकार, काबुल अफगानिस्तान। अब आएगा ये इधर काबुल की तरफ। समरकंद और फरगना से निराश होकर बाबर ने अब अपना ध्यान अफगानिस्तान की तरफ जो है दिया। अब अपना ध्यान किस तरफ किया भाई, अफगानिस्तान की तरफ किया। भाग्य ने इस बार बाबर का साथ दिया। यानी अब किस्मत भी बाबर के साथ है और आयशा तो नहीं है। कुंदूज के गवर्नर, कुंदूज कहाँ है भाई, कुंदूज भी अफगानिस्तान में ही है। कुंदूज के गवर्नर खुसरो शाह की पराजय के पश्चात उसकी सेना के बहादुर सिपाही बाबर से आ मिले। यानी अब कुंदूज के, यानी पहले कोई अटैक हुआ होगा कुंदूज पर, तो कुंदूज के गवर्नर जो खुसरो शाह थे उसकी हार हो गई थी। तो बाद में उसकी हार होने के बाद खुसरो शाह के जितनी भी सेना थी, उसके जो बहादुर सिपाही थे, वो अब किससे मिल गए, वो अब बाबर से मिल गए। तो इस कारण बाबर का अब हौसला ज्यादा बढ़ गया है। यानी बाबर के पास अब सेना आ गई है, शक्तिशाली सेना। तो फलत है बाबर का हौसला पुनः बढ़ गया। यानी बाबर का अब हौसला बढ़ गया है कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस समय अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर किसका शासन था, मुकीम अरग्गो। किसका शासन था, काबुल पर जो उस समय शासन था वो था मुकीम अरग्गो का आधिपत्य था। काबुल पर किसका अधिकार था, मुकीम अरग्गो का।
1504 में बाबर ने काबुल पर आक्रमण कर उस पर अधिकार जो है जमा लिया। 1504 में क्या किया भाई, बाबर ने इस मुकीम अरबों को जो है हरा दिया आपके 1504 में। कब? 1504 में आसानी से जो है इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर आसानी से आक्रमण करके जो है उस पर आसानी से अधिकार कर लिया। काबुल की विजय बाबर के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। यानी अब समरकंद, फरगना सबको छोड़ दिया। यानी अब जो इसके राजनीतिक जीवन में जो महत्वपूर्ण कड़ी है अब कौन सी है? काबुल। यानी अब काबुल बाबर के पास में है। 1504 में इसने काबुल को जीत लिया। किससे? मुकीम अरगों से। काबुल विजय के पश्चात बाबर के जीवन में स्थिरता आई। यानी अब जो है इसका राजनीतिक निर्वासन है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसके जीवन में अब स्थिरता आई। यानी अब यह काबुल में बैठकर शासन कर रहा है तथा आगामी सैनिक अभियानों के लिए तैयारी करने का उसे मौका मिला। कहां से? काबुल से। काबुल पर अधिकार कर बाबर वहां का शासक बन बैठा। यानी अब काबुल का राजा बन गया है। काबुल पर अधिकार करने के बाद उसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पहली बार मिर्जा की जगह बादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की। यानी अपनी जो इसने पैतृक उपाधि है इसकी तैमूरी परंपरा की उपाधि, मिर्जा की उपाधि, उसको त्याग दिया और एक नई उपाधि धारण की जिसका नाम है बादशाह, यानी बादशाह की उपाधि धारण की। ये 1507 में इसने उपाधि धारण की थी। इससे बाबर की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसके बाद में समरकंद पर विजय। यानी अब यहां से जाएगा ये समरकंद पर युद्ध करने। कहां से? काबुल से। काबुल का शासक बनकर बाबर ने राज्य विस्तार की योजना बनाई। यानी अब काबुल से क्या कर रहा है भाई? काबुल से राज्य विस्तार की योजना बना रहा है। यानी काबुल अब इसके पास में है तो काबुल से इसने क्या किया? 1507 में उसने कंधार पर विजय प्राप्त कर इसे अपने भाई को सौंप दिया। यानी काबुल इसके पास में है, साथ ही कंधार पर अधिकार करके कंधार को अपने भाई को सौंप दिया। यानी इसका भाई होगा कोई छोटा मोटा, उस भाई को सौंप दिया कंधार। परंतु शीघ्र ही कंधार पर मुगल कब्जा समाप्त हो गया। यानी ये बाबर मुगल है तो कंधार स्थान पर जो है मुगल कब्जा समाप्त हो गया शीघ्र ही। बाबर का समस्त ध्यान समरकंद पर लगा हुआ था। यानी बाबर का जो समस्त ध्यान है अब कहाँ लगा हुआ है भाई? समरकंद पर। यानी अब काबुल पर इसका अधिकार था, अब काबुल से इसका ध्यान जो है सारा कहां पर है? समरकंद पर है। इसे प्राप्त करने के लिए वह व्यग्र था। यानी अब समरकंद तो इसे चाहिए ही चाहिए। उसने अपने संबंधियों से सहायता मांगी, यानी जो उसे नहीं मिली। यानी संबंधियों से सहायता नहीं मिलेंगी, संबंधी तो इनके दुश्मनी है। हेरात से निराश लौटकर भी वह हताश नहीं हुआ तथा समरकंद विजय की योजनाएं बनाता रहा। यानी अब समरकंद तो इसे चाहिए ही चाहिए। 1511-12 में बाबर का स्वप्न पूरा हुआ। यह स्वप्न कब पूरा हुआ भाई? 1511-12 में। यानी एक तो सैबानी खां की मृत्यु हो गई। इस समय सैबानी खां की मृत्यु हो गई जो आपके उज्बेक सरदार था, समरकंद का शासक, और साथ ही इसको एक ईरान के शासक शाह इस्माइल सफवी की सहायता मिल गई। इसकी सहायता से इसने समरकंद, बुखारा और खुरासान, है ना, खुरासान पर प्रवेश किया। यानी इस पर विजय प्राप्त कर ली इसने खुरासान पर। एक तो सैबानी खां की मृत्यु हो गई थी, साथ ही ईरान के शासक शाह इस्माइल सफवी की सहायता से उसने समरकंद, बुखारा एवं खोरसान यानी खुरासान पर जो है विजय प्राप्त की। बाबर की अभिलाषा पूरी हुई। यानी बाबर की यही इच्छा थी कि मैं समरकंद पर अधिकार करूं, तो समरकंद पर अधिकार करने की बाबर की जो इच्छा है वो पूरी हुई। उसने पूरी सज धज के साथ तैमूर की राजधानी समरकंद में प्रवेश किया। यानी तैमूर की राजधानी जो समरकंद थी, अब उस पर अधिकार करने के बाद में उसने सज धज कर वहां पर प्रवेश किया। बाबर अब एक बड़े राज्य का मालिक बन चुका था। यानी तैमूर की राजधानी थी तो ये एक बड़ा राज्य बन गया है बाबर। अब बाबर जो है अब छोटा मोटा राजा नहीं है, अब वो बड़े राज्य का एक मालिक बन चुका है, बड़े राज्य का अब राजा बन चुका है। उसका राज्य अब देखिए कितना बड़ा है। ताशकंद, कुंदूज, हिसार, समरकंद, बुखारा, फरगना, काबुल और गजनी तक जो है बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैल गया। उसके राज्य की सीमा अब भारतीय सीमा के निकट पहुंच गई। यानी अफगानिस्तान लगभग भारत के पास में है तो यहां तक जो है इसकी सीमा पहुंच गई थी। अब काबुल वापस देखिए, दुर्भाग्यवश इस बार भी बाबर की जो सफलताएं हैं वो क्षणिक सिद्ध हुई, यानी थोड़े समय के लिए रही। ईरान के शाह के वापस लौटते ही उज्बेकों ने पुणे, समरकंद एवं निकटवर्ती प्रदेशों यानी समरकंद और उसके आसपास के क्षेत्रों को नाम देते हैं हम ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण कर दिया। यानी इसको सहायता मिली थी ईरान के शासक की, तो ईरान का शासक जैसे ही यहाँ से लौटा तो यहाँ पर वापस समरकंद पर आक्रमण किसने कर दिया भाई? उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया। और 1512 में उज्बेक सरदार उबेदुल्ला खां
उज्बेक नेता कौन है भाई? उबैदुल्ला खां ने बाबर को परास्त कर समरकंद से खदेड़ दिया। यानी वापस उज्बेक सरदार यानी सैबानी खां की तो मृत्यु हो गई है, उसी का वंशज है उबैदुल्ला खां। उबैदुल्ला खां ने जो है बाबर को परास्त कर दिया, समरकंद से खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे जो समरकंद और उसके आसपास का जो क्षेत्र है यानी ट्रांस ऑक्सियाना का समस्त प्रदेश उसके हाथों से निकल गया, सिर्फ एक स्थान को छोड़कर, बदख्शां। बदख्शां स्थान जो है ये समरकंद में आता है। इस स्थान को छोड़कर जो है सारा क्षेत्र समरकंद का किसके हाथ से निकल गया? बाबर के हाथ से निकल गया। बदख्शां का प्रबंध खान मिर्जा को सौंपकर बाबर को 1513-14 में काबुल वापस लौटना पड़ा। यानी अब सिर्फ यहाँ पर समरकंद में इसके पास क्या है? सिर्फ यही है, एक ही स्थान है, बदख्शां। बदख्शां का इसने प्रबंध किसको सौंप दिया? खान मिर्जा को सौंपकर। छोटा क्वेश्चन ध्यान रखना, खान मिर्जा को सौंपकर बाबर वापस कहाँ चला गया भाई? काबुल चला गया, क्योंकि समरकंद तो पूरा इसके हाथ से निकल गया है, सिर्फ एक ही स्थान बचा है, बदख्शां। तो अब यहाँ बड़ा राज्य होता तो यहाँ राजन शासन करना अच्छा लगता है, लेकिन अब छोटा सा राज्य बचा है बदख्शां, तो यहाँ का जो प्रशासन है वो किसको सौंप दिया? खान मिर्जा को। और बाबर 1513-14 में काबुल चला गया। उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार की उसकी योजनाएं जो है विफल हो गई। अब बाबर जो है काबुल से भारत की ओर आएगा। 1514-25 तक बाबर जो है काबुल का शासक बना रहा, यानी 1525 तक वो यहाँ काबुल में ही रहा। बाबर के जीवन के ये वर्ष अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। हिंदुस्तान की भावी विजय की योजनाएं और तैयारियां इसी दौरान हुई। यानी 1525 में आपको पता है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो 1514 से लेकर 1525 तक बाबर जो है काबुल में ही जो है काबुल का ही राजा बनकर रहता है। कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से जूझते जूझते बाबर की राजनीतिक सूझबूझ अत्यधिक बढ़ गई। उसने राज्य की व्यवस्था करने और सैनिक संगठन का गुण सीख लिया। निरंतर युद्धों में लिप्त रहने के कारण वह मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों की युद्ध प्रणाली से पूरी तरह परिचित हो गया। अब इसने कौन कौन सी विद्या सीखी है? तो उज्बेकों से इसने तुलुगमा पद्धति सीखी। तुलुगमा जो व्यू प्रणाली है, युद्ध की प्रणाली, ये इसने कहां से सीखी? उज्बेकों से। उज्बेकों के जो सरदार थे सैबानी खां वगैरह से इसने कौन सी पद्धति सीखी? तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति जिसे बोलते हैं। और बंदूक का प्रयोग इसने किससे सीखा? ईरानियों से सीखा बंदूकों का प्रयोग, यानी बंदूक किस प्रकार चलाते हैं ये इसने ईरानियों से सीख लिया। और तुर्कों से इसने घुड़सवारी सीखी, यानी घोड़े जो किस प्रकार चलाने हैं, तो घुड़सवारी सीखी किससे? तुर्कों से। और मंगोलों और अफगानों से व्यू रचना सीखी, यानी युद्ध की किस प्रकार व्यू रचना बनानी है ये इसने मंगोलों और अफगानों से सीखी। इस प्रकार बाबर ने जो है उज्बेकों से तुलगुमा पत्ती और ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी और मंगोलों और अफगानों से व्यू रचना जो है वो सीख ली। यानी इस 1514 से लेकर 1525 तक के काल में इसने बहुत सारी जो है विद्या ग्रहण कर ली। सैनिक संचालन के इन अनूठे गुणों से बाबर को भारत में आशातीत सफलता मिली। यानी अब बहुत ही नई टेक्नोलॉजी इसके पास है, भारतीयों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इससे जो है भारत में उसे अच्छी तरह से सफलता मिल गई। काबुल में ही बाबर को उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक तुर्क तोपचियों की सेवाएं मिली। यानी इसके पास दो बहुत ही बड़े तोपची थे, बहुत ही उस्ताद थे। कौन थे? एक तो उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफा। ये क्या थे? बाबर की सेवा में तुर्क तोपची थे, इसकी सेवाएं मिली। यानी तोप चलाने वाले व्यक्ति भी अब बाबर के साथ में हैं, जिन्होंने बाबर के तोपखाने को सेना का सबसे महत्वपूर्ण विभाग बना दिया। यानी जो महत्वपूर्ण विभाग था बाबर के समय में, तोपखाना विभाग, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके जो प्रमुख थे उस्ताद अली और मुस्तफा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तोपची थे, यानी तोप चलाने में वो अग्रणी थे। काबुल में रहकर बाबर भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर भी निगाहें रखे हुए था। यानी भारत में अब क्या हो रहा है इस पर भी पूरा ध्यान है बाबर का। यहीं पर उसे दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा का भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण मिला। राणा सांगा का तो नाम बाबरनामा में आता है, इस कारण यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है कि राणा सांगा ने भी मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है निमंत्रण दिया था। इस कारण कामेश्वर प्रसाद जी ने जो है बाबरनामा से यह लिखा है कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया है। लेकिन राजस्थान इतिहास में हम ये नहीं पढ़ते, कि हम नहीं मानते, क्योंकि तत्कालीन जो इतिहासकार थे उन्होंने इस राणा सांगा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन कामेश्वर प्रसाद जी ने तो लिखा है। तो दौलत खां और आलम खां, इन दोनों ने क्या किया भाई? बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया कि आप आओ और भारत पर आक्रमण करो। उत्तर पश्चिम में
विफल होकर बाबर ने दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ने का प्रयास किया और इसमें वह सफल भी हुआ। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी। यानी भारत की उस समय राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, उसी स्थिति को देखते हुए बाबर को लगा कि अब भारत पर आक्रमण कर देना चाहिए। तो बाबर के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है भारत की राजनीतिक स्थिति, यानी भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो किस प्रकार है। 1526 में बाबर भारत की राजनीतिक अवस्था अत्यंत दयनीय थी। दिल्ली सल्तनत अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। पूरे भारत में अनेक छोटे बड़े राज्यों का उदय हो चुका था। यानी पूरे भारत में जो है छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ है भारत। इनमें आपसी एकता एवं संगठन न होकर आपसी प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्य की भावना थी। यानी सभी जितने भी छोटे छोटे राज्य थे ये आपस में इनमें जो है कलह द्वेष था। ये सदैव एक दूसरे को पराजित एवं अपमानित करने का स्वप्न देखा करते थे। यानी ये जो भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं ये आपस में जो है एक दूसरे को पराजित करने की भावना थी, इनमें एक दूसरे को अपमानित करने की भावना थी। किसी भी महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी के लिए ऐसी स्थिति काफी उपयुक्त थी। यानी ऐसी स्थिति में कोई भी बाहर वाला जो महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी है, जैसे बाबर था ही, बाबर ने जो है ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर भारत पर अधिकार कर लिया। तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति, तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद, किसने किया है? प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने जो है तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है, सही ढंग से किया है। उनके शब्दों में, यानी प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद उस समय की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या कहते हैं भारत की, उनके शब्दों में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था। यानी भारत जो है छोटे छोटे राज्यों का क्या था? एक संघ था। शक्तिशाली और दृढ़ संकल्प वाले आक्रमणकारी के लिए उसकी विजय एक अनायास शिकार थी। यानी कोई भी जो अच्छा संकल्प लेकर यहाँ आएगा, मजबूत संकल्प लेकर आएगा भारत में, तो वो आसानी से भारत पर अधिकार कर लेगा। ऐसा किसका मानना था? प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद का। इस इतिहासकार रसब्रुक विलियम्स क्या कहते हैं कि भारत को राजनीतिक इकाई नहीं मानते हैं। यानी भारत कोई राजनीतिक इकाई था ही नहीं। भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। वो राजनीतिक जो इकाई है वो नहीं था। ये किसका मानना है? इतिहासकार रसब्रुक विलियम्स का। उनके अनुसार 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत का कोई इतिहास ही नहीं है, क्योंकि भारत जो है अलग अलग राज्यों का एक समूह था। इन सभी उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत राजनीतिक विशृंखलता के दौर से गुजर रहा था। यानी भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। स्वयं बाबर ने भी भारत की तत्कालीन स्थिति, प्राकृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी यानी बाबरनामा में किया है। बाबर ने क्या लिखा है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के समय से लेकर फिरोज शाह के समय तक हिंदुस्तान का अधिकतर भाग दिल्ली के सम्राटों के अधीन में रहा। यानी हिंदुस्तान की जो पूरे इलाके हैं वो दिल्ली सम्राटों के अधीन ही थे। हिंदुस्तान का जो अधिकतर भाग था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन था, वो गौरी से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक। उस समय जब मैंने देश विजय किया, यानी मैंने जब देश को जीता 1525 में, तो वहां पर 5 मुसलमान राजा और दो काफिर यानी जो मुसलमान नहीं है, यानी 2 हिंदू राजा शासन कर रहे थे। यद्यपि यहाँ पहाड़ी तथा जंगली प्रदेशों में छोटे छोटे तथा महत्वहीन अनेक राजा और राय थे, किंतु ये मुख्य थे और एकमात्र महत्वपूर्ण थे। यानी 5 मुसलमान राजा और 2 काफिर राजा यानी 2 हिंदू राजा, इनका विशेष रूप से उल्लेख किया है कि यही महत्वपूर्ण शासक थे उस समय। यानी इनकी जो है ज्यादा इज्जत थी, यही जो है महत्वपूर्ण शासक थे, इनका जो साम्राज्य बड़ा था। कौन कौन है? बाबर ने जिन 5 मुसलमान और 2 काफिर राज्यों का उल्लेख किया है वे ये थे दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल। ये तो 5 है मुसलमान राज्य। साथ ही जो हिंदू राज्य हैं, 2 काफिर राज्य, वो है विजयनगर और मेवाड़। नाम ध्यान रखिएगा, दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल। साथ ही 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़। यानी इन 7 राज्यों का बाबर ने उल्लेख किया है कि ये उस समय महत्वपूर्ण राज्य थे भारत में। चलिए इन 7 राज्यों की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है दिल्ली।
दिल्ली पर लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था। यानी दिल्ली पर उस समय किसका शासन था? लोदी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है वो 1517 से 1526 तक है। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी, साम्राज्य सिकुड़कर छोटा हो चुका था, तथापि अभी भी दिल्ली भारतीय राजनीति की धुरी थी। प्रत्येक महत्वाकांक्षी शासक दिल्ली पर अधिकार कर भारत का सम्राट बनना चाहता था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी सर्वथा अयोग्य शासक था। उसकी दंभपूर्ण नीतियों, क्रूरता और हठधर्मी ने अफगान सरदारों को उससे विमुख कर दिया। यानी ये बहुत ही जो है घमंड वाला शासक था, बहुत ही जनता पर अत्याचार करता था, क्रूर था, अपने हट के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो इसके विरुद्ध कौन हो गए? अफगान सरदार जितने भी थे ये इससे नाराज हो गए। विभिन्न अफगान सरदार जैसे नूहानी, जिसे हम लोहानी कहते हैं, नियाजी, फरमुली इत्यादि क्या करना चाहते थे? इब्राहिम लोदी की सत्ता को पलटने का प्रयास करने लगे थे। फलस्वरूप इब्राहिम लोदी ने क्रूरतापूर्वक इन विद्रोही अफगान सरदारों को दबाने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह सफल नहीं हो सका। यानी इसके विरोध में जितने भी अफगान सरदार थे उसको कुचलने का प्रयास किया किसने? आपके इब्राहिम लोदी ने, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो सका। इब्राहिम लोदी की क्रूरतापूर्ण नीतियों से उसके विश्वास पात्र सरदार भी विशुद्ध होकर उसके विरोधी बन गए। यानी अब इब्राहिम लोदी इतना कुछ कर रहा है तो जो है इसके जो प्रमुख विश्वास पात्र हैं उसमें भी जो है इससे मुंह फेर लिया, यानी अब ये भी इसके विरोधी हो गए। बिहार के सूबेदार दरिया खां लोहानी ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने तो कुछ अफगान सरदारों का समर्थन प्राप्त कर दिल्ली की गद्दी पर ही दावा पेश कर दिया। यानी इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां लोदी, वो तो कह रहा है कि मैं अब क्या हूँ, दिल्ली का सम्राट हूँ, दिल्ली का राजा हूँ। यानी इसके साथ कौन हो गए थे? अफगान सरदार। और अफगान सरदार आपको पता ही है, अफगान सरदार जो है इब्राहिम लोदी के विपक्ष में ही है। यानी सब लोग जो है दिल्ली पर शासन, दिल्ली को जो है अपने अधिकार में करना चाहते हैं, दिल्ली का राजा बनना चाहता है। पंजाब का सूबेदार दौलत खां भी स्वतंत्र शासक बन बैठा। यानी पंजाब भी है वो स्वतंत्र राज्य बन गया है, जिसका सूबेदार कौन था? दौलत खां। और दौलत खां ने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था। इतना ही नहीं, उसने आलम खान को अपने पक्ष में मिलाकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भी दिया। यानी बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। प्रमुख दो व्यक्ति दौलत खां और आलम खां थे। ऐसी स्थिति किसी भी महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यानी इसी का फायदा उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इसके बाद में दूसरा राज्य गुजरात। गुजरात पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक राज्य था। यानी पहले यह दिल्ली सल्तनत का ही भाग था गुजरात। तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर 1401 में तातार खां ने इसे सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया। यानी जब 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण का जो खतरा था, उसी से जो है राजनीतिक स्थिति, इसी का फायदा उठाकर, राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर जो है तातार खान ने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और गुजरात का शासक बन गया। महमूद बेगड़ा के शासनकाल में इस समय जो है राज्य का चतुर्दिक विकास हुआ। यानी राज्य का चारों दिशाओं में विकास हुआ। बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का सुल्तान कौन था? मुजफ्फर शाह द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है कि बाबर के समय जो गुजरात का शासक था, गुजरात का सुल्तान था, वो कौन था? मुजफ्फर शाह द्वितीय। उसे राणा सांगा के साथ युद्ध में पराजित होना पड़ा था। राणा सांगा ने जो है इस मुजफ्फर शाह द्वितीय को हराया था। मिराते सिकंदरी ग्रंथ से ज्ञात होता है कि आलम खां ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध गुजरात के सुल्तान से सहायता की मांग की थी। 1526 में मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई तथा बहादुर शाह गुजरात का शासक बना। वह एक महत्वाकांक्षी एवं योग्य शासक था। यानी मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में, मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद में जो है बहादुर शाह गुजरात का शासक बना, मुजफ्फर शाह द्वितीय। इसके बाद में तीसरा राज्य बहमनी राज्य, दक्षिण भारत का राज्य है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली मुसलमान राज्य बहमनी था। यानी सबसे दक्षिण में जो प्रभावशाली राज्य था, मुसलमान राज्य, वो कौन सा था? बहमनी। तुगलक वंश की सत्ता दक्षिण में कमजोर पड़ते देखकर 1436 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के अवशेषों पर की थी। यानी बहमनी राज्य की, स्वतंत्र बहमनी राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? 1436 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। 15वीं शताब्दी में बहमनी राज्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। मोहम्मद शाह तृतीय के वजीर, यानी बाद में जो शासक हुए हैं बहमनी के, मोहम्मद शाह तृतीय, इसके जो वजीर हैं महमूद गावा,
महमूद गावा के प्रयासों से बहमनी राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी बहमनी राज्य की जो है शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि किस शासक के समय हुई? वो महमूद शाह तृतीय के समय। उसका वजीर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महमूद गावा। इसके प्रयासों से जो है बहमनी राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मोहम्मद शाह के उपरांत बहमनी राज्य की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। 1526 में बहमनी के सुल्तान कलीमुल्लाह शाह की मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसके अवशेषों पर दक्षिण में क्रमशः 5 राज्यों का उदय हुआ। यानी बहमनी राज्य से 5 राज्यों का उदय हुआ। वो कौन कौन से हैं? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर में जो है आदिल शाह शासक हुए थे। आदिल शाह के नाम पर यहाँ आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। फिर अहमदनगर में निजाम साहब के नाम से निजाम शाही वंश की स्थापना हुई अहमदनगर में। फिर बरार में आपके बर्री इमाद शाही राज्य, गोलकुंडा में कुतुब शाही राज्य और बीदर यानी 5 राज्यों का नाम ध्यान रखिएगा, बरीद शाही राज्य 1526 से लेकर 1590 तक जो है इन 5 राज्यों ने शासन किया। बहमनी राज्य के विषय में बाबर लिखता है कि इस राज्य के विभिन्न भागों पर सुल्तान के शक्तिशाली सरदारों ने अधिकार जमा लिया था। राजकुमार को अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसे अपने अमीरों से मांगना पड़ता था। यानी ये बहमनी राज्य के जो 5 राज्य हैं, बहमनी राज्य 5 कौन कौन से राज्यों में बंटा, उन 5 के नाम ध्यान रखना, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। इसके बाद में चौथा जो राज्य है वो है मालवा मध्य प्रदेश। बाबर के अनुसार एक अन्य महत्वपूर्ण मुसलमान राज्य मालवा का था। मालवा का राज्य मांडू के नाम से भी विख्यात था। यानी मालवा को मांडू के नाम से भी जाना जाता है। आरंभ में यहाँ पर परमार वंशी राजपूत राज्य करते थे, परंतु 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी ने मालवा पर विजय प्राप्त की। 1310 में यहाँ पर किसने? अलाउद्दीन के जो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने यहाँ पर जो है मालवा पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने उसे ही मालवा का प्रांतपति नियुक्त किया। यानी दिल्ली सल्तनत का प्रांत है मालवा, तो यहाँ का प्रांतपति किसे बना दिया? उस सेनापति को, यानी आइन उल मुल्क मुल्तानी को। 1310 से 1398 ईस्वी तक मालवा पर दिल्ली के सुल्तानों का नियंत्रण बना रहा। तैमूर के आक्रमण के पश्चात तिलावर खां गोरी स्वतंत्र शासक बन बैठा। यानी यहाँ पर जो स्वतंत्र शासक है वो कौन बन गया? तिलावर खां गोरी। हुसैन शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा पूर्णतः स्वतंत्र रूप से 1406 में मालवा का शासक बन बैठा। यानी पूर्णतः स्वतंत्र कौन हो गया? 1406 में मालवा का शासक हुसैन शाह, और उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की। उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने का प्रयास किया, यानी साम्राज्यवादी शासक है ये। 1436 ईस्वी में मालवा में खिलजियों का शासन आरंभ हुआ। यानी जो खिलजी वंश है वो मालवा में आया। बाबर भी इस बात का उल्लेख करता है कि मालवा का शासक खिलजी वंश का था। बाबर मालवा के शासक सुल्तान महमूद खिलजी का उल्लेख करता है। राणा सांगा से महमूद खिलजी का जो है संघर्ष हुआ था, हमने पढ़ाई है महमूद खिलजी फर्स्ट सेकंड। राणा सांगा ने जो है मालवा के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। आंतरिक विरोधों के कारण भी बाबर के आक्रमण के समय मालवा राज्य की स्थिति दयनीय बन चुकी थी। इसके बाद में जो 5वां राज्य है मुसलमान राज्य बाबर जिसका उल्लेख करता है वो है बंगाल। बाबर द्वारा वर्णित अंतिम मुसलमान राज्य बंगाल का था। बंगाल के शासक आरंभ से ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता नाम मात्र को स्वीकार करते थे। यानी बंगाल भारत दिल्ली से काफी दूर है, तो बंगाल के जो शासक थे वो दिल्ली की सत्ता को नहीं मानते थे, यानी नाम मात्र की सत्ता मानते थे, वो स्वतंत्र ही थे। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में 1340 में शमसुद्दीन ने बंगाल में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से प्रतिष्ठित कर लिया था। यानी 1340 में शमसुद्दीन ने जो है बंगाल का उसने स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। फिरोज शाह ने बंगाल को पुनः अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यानी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? पुनः जो है इसको बंगाल को अपने राज्य में दिल्ली में मिलाने का प्रयास किया, दिल्ली सल्तनत में, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। 1493 में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में हुसैन शाही राज्य की स्थापना की। 1493 में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में हुसैन शाही राज्य की स्थापना की। उसके समय में बंगाल की शक्ति और प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल में नुसरत शाह का शासन था। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि बाबर के आक्रमण के समय 1525-26 में यह बंगाल का शासक कौन था? तो वो था आपके नुसरत शाह। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बाबर पढ़ रहे हैं, तो बाबर के आक्रमण के समय यह बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। नुसरत शाह ने अपना
नुसरत शाह ने उसने अपना राज्य बिहार में तुरहत तक बढ़ा लिया था। तिरहुत है ना, बिहार में स्थान है तिरहुत, तिरहुत तक जो है इसने बंगाल का राज्य बढ़ा लिया था। क्योंकि बंगाल में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम पश्चिम बंगाल है और वर्तमान का बांग्लादेश है, ये सारे उसी समय बंगाल में आते थे। उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये जो चारों स्थान हैं वर्तमान के, ये उस समय के बिहार में आते थे। बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति का उल्लेख करते हुए बाबर कहता है कि बंगाल में वंश परंपरा के अनुसार गद्दी प्राप्त करने की प्रथा बहुत कम थी, यानी राजा के बाद में उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये जो है बहुत ही कम ही होता था, ये प्रथा नहीं थी। जो व्यक्ति राजा का वध कर गद्दी हत्या लेता था उसे ही प्रजा राजा के रूप में स्वीकार कर लेती थी। यानी बंगाल में क्या था, कोई भी व्यक्ति जाएगा और राजा को मार देगा तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा भाई, राजा बन जाएगा। बंगाल की जनता राजा के प्रति नहीं बल्कि सिंहासन के प्रति वफादार थी। यानी बंगाल की जनता भी किसके प्रति वफादार थी, सिंहासन के प्रति, यानी राजा के प्रति नहीं, व्यक्ति के प्रति नहीं, सीधी सिंहासन के प्रति, यानी सिंहासन पर जो बैठेगा उसी के प्रति वफादार थी। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन के पश्चात बंगाल में वंश परंपरा से जो है गद्दी मिलने लगी, यानी वंश परंपरा की जो गद्दी स्टार्ट हुई है, यानी राजा के बाद राजा बनने की परंपरा ये अलाउद्दीन के बाद ही स्टार्ट हुई है। सुल्तान अलाउद्दीन जो बंगाल के शासक हुए हैं। नुसरत शाह को राजगद्दी वंश परंपरा से प्राप्त हुई, क्योंकि अलाउद्दीन का जो बेटा था नुसरत शाह, उसको अलाउद्दीन के बाद में जो वंश परंपरा के बाद यानी पिता के पुत्र, हाँ, वो नुसरत शाह अलाउद्दीन के बेटे थे, तो उनको वंश परंपरा से जो है राजगद्दी मिली। बाबर के कथनानुसार इन पांचों राज्यों के शासक प्रतापी मुसलमान शासक थे, उनके पास विशाल सेनाएं थी। उपयुक्त वर्णित 5 मुसलमान राज्यों के अतिरिक्त बाबर 2 काफिरों यानी 2 हिंदू शासकों के राज्यों का भी उल्लेख करता है। उसका कहना है, काफिर शासकों में राज्य तथा सेना की दृष्टि से सबसे अधिक शक्तिशाली विजयनगर का राज्य है। विजयनगर जो है कर्नाटक वर्तमान में, वो राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा राणा सांगा का है, राणा सांगा मेवाड़ वर्तमान उदयपुर राजस्थान, जिसने अपना महत्वपूर्ण स्थान हाल ही में अपनी वीरता और तलवार के बल से प्राप्त किया है। प्रारंभ में जो राणा सांगा है वह चित्तौड़ का स्वामी था। मांडू राज्य के राजकुमारों के मध्य संघर्ष होने के समय उसने अनेक प्रांत छीन लिए जो मांडू के आश्रित थे, जैसे रंतपुर, रणथंभौर, सारंगपुर, भिलसा और चंदेरी। इस प्रकार बाबर के अनुसार 2 ही प्रमुख हिंदू राज्य थे, विजयनगर तथा मेवाड़ के राज्य। चलिए जान लेते हैं विजयनगर और मेवाड़ के राज्यों के बारे में भी, बाबर के आक्रमण के समय जो है इनकी स्थिति कैसी थी। विजयनगर बाबर के अनुसार पगान यानी हिंदू राज्यों में राज्य एवं सैनिक दृष्टि से विजयनगर का राजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। विजयनगर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में हुई थी 1336 में। आपको पता होगा 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने जो है इसकी स्थापना की थी। इस राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर और बुक्का को दिया जाता है। 1336 से 1565 के मध्य विजयनगर में क्रम से 3 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश ने शासन किया। उसके बाद में चौथा वंश भी आया अरविंद वंश, लेकिन उसने यहाँ पर जो है विजयनगर राजधानी में शासन नहीं किया। उसने जो है आंध्र प्रदेश के स्थान है पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, वहां से शासन किया था। यानी कि विजयनगर में जो है क्रम से 3 राजवंश का नाम ध्यान रखिएगा, संगम वंश, सुलु वंश और तुलु वंश। हालांकि अरविंद वंश भी है लेकिन उसका शासन यहाँ विजयनगर में नहीं रहा। हालांकि स्टार्ट यहीं से हुआ लेकिन वो प्रमुख नहीं है। वो अरविंद वंश ने जो है आंध्र प्रदेश के स्थान है चंद्रगिरी और पेनुकोंडा, वहां से शासन किया था। बाबर जिस समय भारत की राजनीति में प्रवेश कर रहा था उस समय विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय था, है ना। कृष्णदेवराय यहाँ पर राज्य कर रहा था 1509 से लेकर 1529 तक। कृष्णदेवराय, है ना, शासक का नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। उसने अपने सैनिक अभियानों द्वारा राज्य की सीमा का विस्तार किया। यानी कृष्णदेवराय ने जो है अपनी सैनिक अभियानों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय ने प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ की। उसके समय में विजयनगर हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र बन गया। अरब और यूरोपीय यात्रियों ने जो है विजयनगर के शासक तथा राज्य की आर्थिक, प्रशासनिक एवं कलात्मक प्रगति की प्रशंसा की है। कृष्णदेवराय के पश्चात इस राज्य का पतन जो है तेजी से आरंभ हुआ। यानी बाद के जो शासक थे कृष्णदेवराय के बाद में वो इतने पावरफुल नहीं थे। इसके बाद में अंतिम जो मेवाड़ राज्य है जो बाबर के अनुसार सबसे शक्तिशाली थे 7 राज्यों में, वो मेवाड़, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विजयनगर के अतिरिक्त हिंदू राज्यों में मेवाड़ का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था।
मेवाड़ में सिसोदिया राजपूतों का शासन था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया, परंतु वह इस पर ज्यादा समय तक अधिकार बनाए नहीं रख सका। हमीरदेव ने जो है अपने पराक्रम से मेवाड़ पर से तुर्की आधिपत्य को समाप्त कर दिया। राणा सांगा के समय में मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का जो राजा था वो था संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। वह एक महान योद्धा था। उसके सैनिक गुणों और वीरता की कद्र सभी तत्कालीन शासक करते थे। उसके पास एक विशाल सेना थी। सभी राजपूत शासक उसकी वीरता का लोहा मानते थे, यानी बहुत ही शक्तिशाली शासक था। राजस्थान जो रियासत है उसमें, राजस्थान की रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी मेवाड़। मेवाड़ का शासक उस समय राणा सांगा बहुत ही शक्तिशाली शासक था, यानी जो अन्य राजपूत शासक थे वो भी इसको जो है पावरफुल मानते थे, यानी इसकी बात मानते थे, इनका कहा मानते थे। तभी आपने सुना होगा पाती पर्वन जो प्रथा है उसके तहत जो है पूरे राजपूत शासक इकट्ठे हुए थे बाबर के तत्वावधान के राणा सांगा के नेतृत्व में। रसब्रूक विलियम्स इतिहासकार है, इसने इसके अनुसार राणा सांगा के बारे में इसने लिखा है कि राणा सांगा उसके जो है शासन काल में मेवाड़ वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसके पास क्या थे? 80,000 घोड़े, सर्वोत्तम कोटि के 7 राजा, 104 सरदार, 500 युद्ध के हाथियों सहित युद्ध क्षेत्र में उसका अनुसरण करते थे। यानी इतनी इसकी प्रशंसा की है राणा सांगा की रसब्रूक विलियम्स ने कि राणा सांगा के पास में जो है 80,000 घोड़े, सर्वोत्तम कोटि के 7 राजा, 104 सरदार और 500 युद्ध के हाथियों सहित युद्ध क्षेत्र में उसका अनुसरण करते थे ये इतने लोग। दिल्ली सल्तनत का पतन निकट देखकर राणा सांगा उस पर आघात कर अफगानों की सत्ता समाप्त करने एवं हिंदू राज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहा था। अफगानों की सत्ता समाप्त करने के लिए वह मुगलों की सहायता लेने से भी नहीं हिचकिचाया। उसने बाबर के पास इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए अपना दूत भेजा। ऐसा बाबरनामा में लिखा है, तो कामेश्वर प्रसाद जी ने जो है वहीं से लाइन उठा ली है। दूत भेजा तथा बाबर को लोदी के विरुद्ध सहायता करने का वचन दिया, परंतु उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी। यह तत्कालीन जो ग्रंथ है उसमें ऐसा नहीं मिलता है, यह सिर्फ बाबर की आत्मकथा में मिलता है, तो हम इसे सही नहीं मान सकते कि राणा सांगा ने जो है बाबर को न्योता भेजा था। इन राज्यों के अतिरिक्त बाबर अन्य राज्यों के विषय में मौन है, यानी बाबर ने कहा ये 7 ही राज्य हैं जो शक्तिशाली है, अन्य राज्य जो है वो तो सिर्फ छोटे मोटे हैं। वह सिर्फ इतना ही कहता है कि हिंदुस्तान की सीमा और इसके अंतर्गत अनेक राय और राजा थे, जिनमें से अनेकों ने दूरी अथवा आवागमन के साधनों के अभाव का लाभ उठाकर मुसलमान शासकों की सत्ता कभी स्वीकार नहीं की। वस्तुतः बाबर के आक्रमण के समय भारत में अन्य महत्वपूर्ण राज्य भी थे जिन्होंने तत्कालीन भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई। ऐसे राज्यों में पंजाब, सिंध, मुल्तान, कश्मीर, जौनपुर, बिहार, उड़ीसा, खानदेश और राजपुताना के राज्य थे। चलिए इन राज्यों को भी देख लेते हैं। पंजाब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था, परंतु दिल्ली की कमजोरी का लाभ उठाकर वहां का प्रांतपति स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन कर रहा था। बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? दौलत खां लोधी। वह इब्राहिम लोदी की नीतियों से शुद्ध था, यानी परेशान था, पर इसलिए जब इब्राहिम ने बिहार के सूबेदार दरिया खान लोहानी के विद्रोह को दबाने के लिए दौलत खां को बुलवाया, तब दौलत खां जो है खुद नहीं गया वहां पर, अपने बेटे दिलावर खां को दिल्ली भेज दिया था। तो इब्राहिम लोदी ने दिलावर खां से अनुचित व्यवहार किया तथा उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया। किसी प्रकार दिलावर खान जो है दिल्ली से भागकर अपने पिता के पास पंजाब पहुंच सका। इब्राहिम के इस व्यवहार ने दौलत खां को भयभीत कर दिया। अपनी सुरक्षा के लिए उसने जो है बाबर से सहायता की याचना कर उसके पास अपना दूत भेजा था, यानी कि जो दौलत खां लोधी है उसने क्या भेजा भाई? अपने जो है दूत भेजा किसके पास? बाबर के पास, कि आप इस पर अटैक करो। दौलत खां लोधी। और दौलत खां लोधी का बेटा कौन है? दिलावर खां लोधी। इसके बाद में सिंध, वर्तमान में पाकिस्तान में, सिंध उस समय भारत में था। सिंध पर पहले दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार था। सिंध पर पहले दिल्ली सुल्तानों का अधिकार था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर सिंध दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। सिंध पर सुमरा वंश के अमीरों ने सत्ता स्थापित की, परंतु वहां की आंतरिक स्थिति नहीं सुधर सकी।
नहीं सुधर सकी। अमीरों के आपसी वैमनस्य से राज्य कमजोर हो चला था, यानी बहुत सारे अमीर शासन कर रहे हैं तो उनका आपस में ही नहीं हो रहा है, तो फिर जनता के ऊपर क्या ध्यान देंगे। राज्य जो है कमजोर होता चला गया। सिंध की आंतरिक स्थिति का लाभ उठाकर कांधार का गवर्नर शाह बेग अर्गो सिंध पर अधिकार करना चाहता था, और कांधार से बाबर द्वारा निकाले जाने पर शाह बेग ने जो है सिंध पर अधिकार कर लिया। और बाबर के आक्रमण के समय यहाँ पर जो सिंध का शासक था वो कौन था? शाह हुसैन। मुल्तान, सीमावर्ती क्षेत्र में मुल्तान का राज्य भी एक महत्वपूर्ण राज्य था, यानी ये सिंध के पास में ही है, पाकिस्तान में। इस राज्य की सीमा सिंध से सटी हुई थी, अतः सिंध की राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव मुल्तान पर भी बड़े पड़े बिना नहीं रहा। यानी अब पास वाला राज्य स्वतंत्र है तो हम स्वतंत्र रहे बिना कैसे रहेंगे, तो मुल्तान भी जो है इससे अछूता नहीं रहा। मुल्तान ने भी सिंध के ही समान अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र कर लिया। परंतु जब सिंध पर शाह बेग अर्गो ने अधिकार कर लिया, यानी सिंध पर जो है स्वतंत्र सत्ता शाह बेग अर्गो ने स्थापित कर ली, तब मुल्तान की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई और सिंध के जो शासक थे शाह हुसैन ने मुल्तान को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। यानी सिंध और मुल्तान का शासक कौन है? शाह हुसैन। कश्मीर, सीमावर्ती क्षेत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण राज्य कश्मीर था। 1339 ईस्वी में लोहर वंश के हिंदू शासन को समाप्त कर शाह मिर्जा ने इस्लामी राज्य की स्थापना यहाँ पर की थी 1339 में। कश्मीर का सबसे प्रभावशाली सुल्तान जैनुलाब्दीन था। उसकी मृत्यु के पश्चात वहां की स्थिति बिगड़ गई। राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अनवरत संघर्ष एवं षड्यंत्र होते रहते थे। राज्य की स्थिति अत्यंत ही कमजोर हो चली थी। बाबर के आक्रमण के समय जो कश्मीर का शासक था वो कौन था? मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा। जौनपुर, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला जो राज्य था वो कौन सा था भाई? जौनपुर का सरकी राज्य। यानी दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हुए, उनमें से पहला जो राज्य था वो कौन सा था? जौनपुर। और इस राज्य का संस्थापक था ख्वाजा जहां, जिसे मलिक उस सर्क भी कहते हैं, क्योंकि सर्की राज्य जो है इसी के नाम पर पड़ा था, सर्की वंश, ख्वाजा जहां। परंतु ये तो शासक है, संस्थापक है, लेकिन जौनपुर का जो प्रथम स्वतंत्र शासक है वो कौन है? सुल्तान मुबारक शाह। जौनपुर का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है? मुबारक शाह। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जौनपुर। और जौनपुर का प्रथम स्वतंत्र राजा कौन है? सुल्तान मुबारक शाह। दिल्ली के सुल्तान सदैव ही इसे वापस पाने का प्रयास करते रहे, यानी जौनपुर को दिल्ली के सुल्तान प्राप्त करना चाहते थे वापस। अतः दिल्ली और जौनपुर में लंबे समय तक संघर्ष चला। फलस्वरूप जौनपुर राज्य की शक्ति कमजोर पड़ती गई। जौनपुर राज्य जो है, दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है तो राज्य की आंतरिक स्थिति में ध्यान कम ही रहेगा, बाहरी आक्रमण की योजनाएं बनाते रहे तो दिल्ली, ये संघर्ष चलने के कारण जो है जौनपुर राज्य की शक्ति कमजोर पड़ती गई। इसका लाभ उठाकर बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का शासक है, बहलोल लोदी ने पुनः जौनपुर पर अधिकार कर लिया। यानी बहलोल लोदी ने जो है जौनपुर पर अधिकार कर लिया। सिकंदर लोदी, इसके बाद में जो वंशज आया है, सिकंदर लोदी ने जौनपुर के अंतिम शासक हुसैन शाह को परास्त कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर की स्वतंत्र सत्ता समाप्त कर दी गई। इब्राहिम लोदी के समय जौनपुर का शासक नसीर खान लोहानी था, परंतु अन्य अफगान अमीरों की तरह वह भी इब्राहिम लोदी का विरोधी था। कौन? नसीर खान लोहानी। क्योंकि इब्राहिम लोदी के विरोध में थे सारे अफगान सरदार, उसी प्रकार नसीर खान लोहानी भी इब्राहिम लोदी के विरोध में था, विरोधी था इसका। बिहार में भी दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो चुकी थी। बिहार का शासक एक अफगान सरदार कौन था? दरिया खां लोहानी। यहाँ का जो शासक था वो अफगान था, दरिया खां लोहानी। उसने दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बिहार एवं इसके निकटवर्ती इलाकों से समाप्त कर दिया। उसके पुत्र बहार खां, दरिया खां के पुत्र बहार खां ने दिल्ली सल्तनत से अपना संबंध पूरी तरह तोड़ लिया एवं एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से राज्य करने लगा। बहार खां भी इब्राहिम लोदी का विरोधी बन चुका था, यानी कि ये जो दरिया खां का बेटा है ये किसका विरोधी बन चुका था? इब्राहिम लोदी का विरोधी बन चुका था। सारे जो राज्य हैं, आसपास के जो राज्य हैं, ये आपके इब्राहिम लोदी के विरोधी बन चुके हैं। उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में अनंत वर्मन चोल ने की थी। जो चोल शासक है, क्योंकि दक्षिण का राज्य है तो वहां पर चोल शासक हुए थे, चोल शासक अनंत वर्मन ने की थी। इस राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में वास्तविक वृद्धि
जो हुई थी वो 15वीं शताब्दी में स्थापित कपिलेंद्र के राजवंश के शासन के दौरान हुई। यानी यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक हुआ है, प्रमुख शासक, वो कपिलेंद्र हुआ है। उसके राजवंश के दौरान जो है उड़ीसा राज्य की वृद्धि हुई, विकास हुआ। उसने विजयनगर और बहमनी राज्यों से संघर्ष कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कपिलेंद्र के उत्तराधिकारी दुर्बल शासक हुए, यानी ये तो थोड़ा प्रमुख शासक है, लेकिन इसके उत्तराधिकारी जो है वो दुर्बल शासक थे। उनके समय में राज्य की स्थिति दुर्बल पड़ गई। विजयनगर और बंगाल के साथ अनवरत संघर्ष से उड़ीसा की शक्ति क्षीण पड़ गई और बाबर के समय जो उड़ीसा का राजा था वो था प्रताप रुद्र। ध्यान रखिएगा, बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय उड़ीसा का जो राजा था वो था प्रताप रुद्र। खानदेश पूर्व वर्णित दक्षिण भारतीय राजाओं के अतिरिक्त दक्षिण का एक अन्य प्रभावशाली राज्य था खानदेश। इस राज्य का भौगोलिक महत्व अधिक था क्योंकि गुजरात और मध्य भारत से दक्षिण का मार्ग इसी से गुजरता था। यह राज्य ताप्ती नदी की घाटी में विस्तृत था। फिरोज तुगलक के शासनकाल तक खानदेश पर तुर्की सुल्तानों का अधिकार रहा। उसके बाद खानदेश के सूबेदार मलिक राजा फरूकी, खानदेश के जो सूबेदार है वो मलिक राजा फरूकी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा जो है स्थापना की। यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? खानदेश में मलिक राजा फरूकी ने। मलिक राजा फरूकी ने यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। खानदेश का गुजरात के शासकों से बराबर संघर्ष चलता रहता था। 16वीं शताब्दी के आरंभ से खानदेश की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। गद्दी के अनेक दावेदार उठ खड़े हुए। खानदेश की आंतरिक राजनीति में गुजरात एवं अहमदनगर के राज्य हस्तक्षेप करने लगे। 1520 में महमूद प्रथम खानदेश का राजा बना। उसके समय में खानदेश की स्थिति और बिगड़ने लगी। इसके बाद में है राजपुताना। बाबर के आक्रमण के समय राजपुताना यानी राजस्थान में भी अनेक शक्तिशाली राज्यों का उदय हो चुका था। इन राज्यों में 3 राज्य महत्वपूर्ण थे, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। मेवाड़ के राजा राणा सांगा का उल्लेख स्वयं बाबर करता ही है। और मारवाड़ यानी जोधपुर पर राठौड़ राजपूतों का शासन था। मारवाड़ के प्रभावशाली शासकों ने युद्ध के बल पर अपनी जो है शक्ति बढ़ाई और मारवाड़ के शासकों ने ही बीकानेर के राज्य की स्थापना भी की थी। और बाबर के आक्रमण के समय यहाँ मारवाड़ का जो राजा था वो कौन था? राव गंगा। और मेवाड़ का राणा सांगा, राव गंगा जी। उसने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता की थी। यानी जो पानीपत का आपके खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें राव गंगा ने अपने बेटे जो है मालदेव को भेजा था सांगा की सहायता के लिए। मारवाड़ के अतिरिक्त आमेर का राज्य भी एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर किसका शासन था? कछवाहों का, कछवाहा राजपूतों का शासन था। बूंदी में हाड़ा राजपूत शासन करते थे। इस प्रकार राजस्थान में अनेक स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य थे जो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर थे। यानी इस पर किसी प्रकार का दिल्ली सल्तनत का शासन नहीं था और राजपूताना की जो समस्त रियासतें थी उस पर राजपूतों का शासन था। कामरूप, असम अथवा कामत, तीनों एक ही राज्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कामत राज्य का उदय जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में 13वीं शताब्दी में हुआ था, यानी असम में। 16वीं शताब्दी में यहाँ कूच वंश का शासन आरंभ हुआ। यानी कूच वंश नाम सुना होगा आपने, जो असम का वंश है। कूच वंश का शासन आरंभ हुआ यहाँ पर 16वीं शताब्दी में। इस समय कामरूप राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन से 2 भाग? एक तो कूच बिहार और दूसरा कूच हाजो। कामरूप जो राज्य है यानी असम राज्य, ये 2 भागों में, एक कूच बिहार और दूसरा कूच हाजो। कूच बिहार जो है ये इधर का इलाका हो गया और असम की तरफ वाला हो गया कूच हाजो। नाम से स्पष्ट, बिहार और कूच हाजो। इस विभाजन ने दोनों राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष बढ़ा दिया। फलस्वरूप कामरूप की स्थिति जो है दुर्बल बन गई। यानी ये दोनों राज्य जो है आपस में ही लड़ रहे हैं, कूच बिहार और कूच हाजो। तो जो है राज्य की जो है स्थिति दुर्बल हो गई। मानचित्र में आगे हम देखेंगे किस प्रकार की स्थिति है। उपयुक्त विवेचना से ये स्पष्ट हो जाता है कि 16वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों का एक समूह था। प्रत्येक राज्य अपनी शक्ति और सीमा के विस्तार में लगा हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सत्ता नाम मात्र की बची हुई थी। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी इन राज्यों पर अपनी पकड़ कायम करने में सर्वथा असमर्थ था। दक्षिण भारतीय राज्य तो अपनी दूरी की वजह से दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे, परंतु मेवाड़ का शासक राणा सांगा अफगानों की सत्ता समाप्त करने का प्रयास कर रहा था। दक्षिण में पुर्तगालियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। दक्षिण में अब जो है पुर्तगाली यात्री वगैरह वो उनका भी पुर्तगालियों का भी प्रभाव पड़ रहा था। दक्षिण में गोवा पर अधिकार किया उन्होंने।
पुर्तगालियों में 1498 में आपके वास्को डी गामा भारत आया था, जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो पुर्तगालियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। किसी भी महत्वाकांक्षी विदेशी आक्रमणकारी के लिए भारत की राजनीतिक स्थिति एक खुला निमंत्रण पत्र था। बाबर ने इस सुनहरे मौके का लाभ उठाया। भारत की राजनीतिक स्थिति ने बाबर की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बाबर ने भारत की जो प्राकृतिक स्थिति है उसके बारे में भी लिखा है कि बाबर ने भारत की तत्कालीन दशा का भी वर्णन किया है। भारत की प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख करते हुए वह कहता है कि भारत एक अत्यंत ही अच्छा देश है। विश्व के दूसरे देशों से इसकी अवस्था भिन्न है। इसके पहाड़ और नदियां, पशु और वृक्ष, यहाँ के निवासी, उनकी भाषा, यहाँ की हवा एवं वर्षा सभी दूसरे देशों से भिन्न है। सिंधु नदी पार करने के बाद ही एक नया वातावरण मिलता है जो हिंदुस्तान है। यहाँ के नगर एवं गांव कुरूप हैं, बगीचों में दीवारें नहीं हैं, बरसात के दिनों में यहाँ की नदियों को पार करना कठिन है। अनेक जगहों पर मैदानी इलाकों में कंटीली झाड़ियों और घने वृक्षों से भरे जंगल हैं, जिनमें विद्रोही शरण लेते हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ का मौसम अत्यंत ही सुहावना होता है, लेकिन यहाँ की जलवायु नम है। गर्मी और ठंड में मौसम सुखदायी होता है। यहाँ बराबर आंधी चलती रहती है। ये बाबर ने जो है भारत में प्राकृतिक स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है। इसी प्रकार भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा है। भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान एक विशाल देश है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सोना और चांदी है। यहाँ हर एक पैसे और व्यापार के अनगिनत व्यक्ति है, यानी यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति जो है अलग अलग जो है पैसे से काम करते हैं, यानी उनके पास कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई किसी का अलग पैसा है, कोई उद्योगपति है। इस प्रकार रोजगार और व्यापार में लोग पुश्तैनी आधार पर काम करते हैं, यानी पिता ने जो काम किया है वही काम बेटा कर रहा है, यानी पुश्तैनी आधार पर काम कर रहे हैं लोग। व्यापार में हो चाहे रोजगार का कोई काम है। जहांगीर के समय के एक ग्रंथ तारीख ए दाऊदी में भी बाबर के भारत आगमन के समय की आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यानी इस ग्रंथ में जो है तारीख ए दाऊदी में जो है आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत आगमन के समय, इस ग्रंथ के अनुसार यानी तारीख ए दाऊदी ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अतिरिक्त अनाज, कपड़ा एवं अन्य वस्तुएं सुल्तान इब्राहिम के समय में जितनी सस्ती थी उतनी कभी नहीं हुई। यानी सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय आए थे बाबर भारत में, तो उस समय जो वस्तुएं थी, जितनी भी वस्तुएं थी वो सारी क्या थी, सस्ती थी, और उतनी सस्ती ये वस्तुएं कभी नहीं थी। अनाज हो चाहे कपड़े हो चाहे अन्य जो वस्तुएं हैं वो। एक बाहोली में मुद्रा होगी, एक बाहोली में 10 मन अनाज, 5 सेर मक्खन, घी और तथा 10 गज कपड़ा खरीदा जा सकता था। यानी इतनी सस्ती वस्तुएं थी। अत्यधिक वर्षा होने से उपज बहुत अधिक होती थी। अन्य विवरणों से भी भारत की आर्थिक संपन्नता की जानकारी मिलती है। भारतीयों का मुख्य व्यवसाय कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। जो भारतीयों का उस समय मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि, उद्योग और व्यापार। वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग था। उद्योगों में भी सबसे प्रमुख जो उद्योग है वो कौन सा है? आपके वस्त्र उद्योग। भारत का आंतरिक एवं विदेशी व्यापार काफी बढ़ा चढ़ा था। यानी आंतरिक रूप से भी व्यापार होता था भारत के अंदर राज्यों में, और विदेशी व्यापार भी जो है काफी बढ़ा चढ़ा था। भारत का व्यापारिक संबंध जो है बाहर के देशों में देखें तो मलाया, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत, भूटान, मध्य एशियाई देशों तथा यूरोप के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे भारत के। भारत के समुद्री तटों पर अनेक बंदरगाह थे। भारत विदेशों को क्या क्या भेजता था भाई? विदेशों को वस्त्र, अफीम, अनाज, नील एवं गर्म मसालों का निर्यात करता था। यानी ये चीजें भारत से बाहर जाती थी। साथ ही भारत में जो है इन देशों से मुख्य रूप से घोड़ों का आयात जो है किया जाता था। यानी भारत में क्या आते थे? घोड़े। भारत की आर्थिक संपन्नता जानकर ही बाबर ने भारत विजय की योजना बनाई। यानी बाबर ने भारत को जीतने की योजना ये जो बनाई है योजना, ये भारत को जो है आर्थिक संपन्नता देखकर, भारत की आर्थिक संपन्नता को देखकर ही जो है इसने भारत पर आक्रमण किया था। अब भारत की सामाजिक दशा के बारे में क्या लिखता है बाबर? यद्यपि बाबर सामान्यतः भारत की सामाजिक स्थिति के विषय में कोई विशेष बात नहीं कहता है, तथापि अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि हिंदुस्तान में उस समय मुसलमान और हिंदू समाज के दो प्रमुख वर्ग थे। यानी यहाँ पर जो दो वर्ग थे, हिंदू और मुसलमान रहते थे। लंबे समय तक एक साथ रहने की वजह से हिंदू और मुसलमान लगातार जो है दोनों एक साथ रह रहे हैं, दोनों
तो दोनों ने एक दूसरे के रीति रिवाजों को बहुत कुछ अपना लिया था, यानी दोनों जो है हिंदू मुसलमान ये अपने दोनों के जो है रीति रिवाजों को अब जान पहचान रहे हैं, यानी लंबे समय से रह रहे हैं तो आपसी समन्वय से रह रहे हैं। सल्तनत के अंतर्गत मुसलमान शासक वर्ग में थे, मुसलमान जो थे सत्ता में थे, यानी जो दिल्ली सल्तनत के सारे शासक हैं ये मुस्लिम थे, परंतु हिंदुओं की सहायता भी प्रशासन में ली जाती थी, लेकिन हिंदुओं का भी जो है प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था, हिंदुओं से जो टैक्स लिया जाता था वो जजिया, सामान्यतः उन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाते थे, उन पर कुछ धार्मिक प्रतिबंध भी थे हिंदुओं पर, तथापि हिंदू मुस्लिम विभेद की खाई बहुत गहरी नहीं थी, यानी इनमें ज्यादा जो है संघर्ष आपके विभेद यानी भेदभाव वो ज्यादा नहीं था, विभेद नहीं था, वो जो खाई है वो बहुत गहरी नहीं थी। अनेक स्थानीय सुल्तानों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी अपनाई, यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, अपने धर्म को तो बढ़ावा दिया ही था, साथ में अन्य धर्मों का भी सम्मान किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। भक्ति आंदोलन ने भी आपसी भेदभाव को मिटाने में मदद किया, यानी भक्ति आंदोलन और जो सूफी आंदोलन आए बाद में उन्होंने जो है इन हिंदू और इस्लाम धर्म में सुधारवादी आंदोलन किया, यानी सुधार करने के लिए ये आंदोलन हुए। बोलचाल की सामान्य भाषा उर्दू बन गई थी, यानी अब सामान्य बोलचाल की भाषा जो है उर्दू भाषा बन गई थी, उर्दू भाषा में लोग जो है आपसी बातचीत करते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों ही वर्गों में तीन सामाजिक उपवर्ग थे, कौन कौन से? सामंत वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी, बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर, मद्यपान, द्युत क्रीड़ा, वैश्यावृत्ति। स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। राज्य की तरफ से शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी शिक्षा की व्यवस्था राज्य की तरफ से नहीं थी, ये सब जो है अपने स्तर पर ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे जितने भी समाज के लोग हैं। इस प्रकार भारतीय समाज जो है अनेक दुर्बलताओं से ग्रस्त था। बाबर जब भारत आया तो उस समय यहाँ का सैनिक संगठन किस प्रकार का था? भारतीयों का सैनिक संगठन भी सराहनीय नहीं था, यानी जो बाबर की जो सेना है और इधर भारत की सेना है उसमें तुलना करें तो बाबर की सेना जो है ज्यादा संगठित थी, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी के हथियार वगैरह थे। भारतीय वीर होते हुए भी कुशल सैनिक नहीं थे, उनके युद्ध के साधन एवं उनकी रणनीति परंपरागत थी, यानी जो उनके पुरखों की रणनीति थी वही रणनीति यही अपना रहे हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी का अभी यहाँ पर जो है उदय नहीं हुआ है। वे अब भी तलवार या बर्छा या हाथी पर ही आश्रित है, यानी ये सिर्फ तलवार पर ही टिके हुए हैं, लेकिन उधर पश्चिमी जो देश हैं वहां पर जो है नई नई टेक्नोलॉजी बंदूकें वगैरह है ना, तोप खाने का आविष्कार हो गया, बहुत जो युद्ध की नई नई पद्धतियां हैं, तो लुग्मा पत्ती आगे हम इसका जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। मध्य एशिया में यानी पश्चिम के देशों में और यूरोप में इस समय तक तोप एवं गोला बारूद का उपयोग होने लगा था, परंतु भारतीय इसके प्रयोग से अपरिचित थे। घोड़ों का प्रयोग भी भारत में जो है बहुत कम ही किया जाता था। भारतीयों का सैन्य संगठन जो था वो दुर्बल था, उनकी स्थायी प्रशिक्षित सेना नहीं रहती थी, यानी उनकी सेना जो है स्थायी नहीं थी, कभी भी युद्ध की आवश्यकता पड़े किसी को पकड़ लिया वो युद्ध करने चले जाते हैं, यानी भारत में ऐसा ही होता था। युद्ध के अवसर पर साधारण लोगों को लेकर जल्दी से सेना खड़ी कर ली जाती थी, यानी युद्ध कभी भी ऐसा होगा कि अब युद्ध होने वाला 10 दिनों के भीतर या 5 दिनों के भीतर, तो जो है गांव वाले लोगों को इकट्ठा किया और युद्ध के लिए सेना तैयार कर दी, यानी सेना प्रशिक्षित नहीं होती थी। सेना पर स्थानीय सरदारों एवं सामंतों का ही नियंत्रण रहता था, केंद्र का नहीं, यानी राजा को जो है सेना की वो टेंशन ही नहीं थी, सारा टेंशन किस पर डाल दिया सेना का? सामंतों पर, सरदारों पर, यानी सामंत लोग जो है वो राज्य के अंतर्गत काम करते थे। सामंत लोग, राज्य जो है विभिन्न सामंती भागों में बंटा हुआ था, सामंती क्षेत्रों में है ना, जागीरदारों में, और वहां पर जो जागीरदार होते थे सामंत, उनके पास सेना होती थी। राज्य को जब कभी भी सेना की आवश्यकता पड़ती, वो सामंत को कहते कि अब सेना चाहिए, तो वो राज्य के लिए सेना लेकर आते थे। तो सामंतों का ही नियंत्रण रहता था सेना पर। भारतीय सेना में विभिन्न जाति एवं वर्ग के सैनिक थे, ये अपनी अपनी जाति और धर्म के प्रति ही समर्पित थे, यानी इनको देश से कोई मतलब नहीं, अपनी जाति और अपने नेता के प्रति जो है समर्पित रहते थे, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहते थे, यानी देश यानी हिंदुस्तान के प्रति समर्पित नहीं रहते थे। इसके अतिरिक्त अनावश्यक युद्धों और विद्रोहों को दबाने में सैन्य शक्ति का अपव्यय होता था। ऐसी सेना किसी भी सक्षम सेना का मुकाबला करने में सर्वथा असमर्थ रहती थी। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक व्यवस्था अत्यंत ही दुर्बल थी। राजनीतिक विशृंखलता, आपसी प्रतिस्पर्धा एवं विद्वेष की भावना चरम सीमा पर पहुंच गई थी।
राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम की भावना का सर्वथा अभाव था। भारतीय समाज एवं सैन्य व्यवस्था भी खोखली हो चुकी थी। भारत बिल्कुल निस्सहाय स्थिति में था और बाबर ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और 1526 में आपको पता ही है भारत में जो है भारत पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली वंश के अंतिम शासक है ना, लोधी वंश के जो शासक थे दिल्ली सल्तनत के, इब्राहिम लोधी को पराजित करके यहाँ पर भारत में जो है मुगलिया वंश की स्थापना कर दी थी। अब हम आगे इसी का बारे पढ़ेंगे अगली क्लास में। भारत का बाबर का जो है भारत पर आक्रमण किस प्रकार होता है और बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण थे, उसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और